स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट यूनिट कह सकते हैं आप, क्योंकि सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं नहीं। ठीक है, तो लास्ट में यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं मेरी तरफ से। वो यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आज लेके आया हूं आपके सामने, दैट इज एटम। एंड एटम के बारे में जो बातें मेरे को बतानी है वो सारी की सारी बातें आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ रखी हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आप 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं किसके साथ? स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के साथ। यहाँ पे हम थॉमसन का मॉडल, एटम मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद रुदरफोर्ड जी महाराज के साथ डील करेंगे, और उसके बाद नील बोहर का भी एटम मॉडल हमें स्टडी करना है। ठीक है, बोहर्स एटम मॉडल भी हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों, हमारे सामने जो जो टारगेट्स रहेंगे वो टारगेट हैं, सबसे पहले थॉमसन के एटम मॉडल को पढ़ना, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे जिनको कवर नहीं कर पाया था और जिनको कवर करे थे रुदरफोर्ड ने, और रुदरफोर्ड के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो हमारे पास आज एक अच्छी कहानी रहेगी, एक अच्छी स्टोरी रहेगी उसके पीछे, तो वो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है थॉमसन्स एटम मॉडल। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। देखो बच्चों, इनका जो एटम मॉडल है वो प्लम पुडिंग के नाम से फेमस है। प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा तो आपके पास एक उसके साथ साथ पॉजिटिव चार्ज होगा। थॉमसन ने कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल रेट से होता है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनसाइड ए स्फेरिकल शेल, जिसका जो रेडियस होता है वो होता है, उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से उसने प्रेजेंटेशन दी हमें। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसके इनसाइड, भाई ये नेगेटिवली चार्ज स्फीयर्स हैं, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है इनके अंदर। ठीक है, ये मैं सही से शो नहीं कर पा रहा इस नेगेटिव चार्ज को। ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है इस स्फीयर के अंदर, और हर एक जो ये गोले से हैं इसके पास हर एक के पास एक पॉजिटिव चार्ज बैठा है। यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है। यानी कि उसका मतलब था कि एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसने अपने एटम मॉडल का नाम रखा था, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। इसका जो रेडियस था, उसका साइज था, किस ऑर्डर का था? उसका जो रेडियस था उसका ऑर्डर था 10⁻⁻10 मीटर के लगभग। उसने ये कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके कॉन्सेप्ट की सबसे अच्छी बात यही थी, उसने जो बात बोली सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अब इसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, या हम कह सकते हैं कि क्या क्या बातें थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने एटम मॉडल में, वो बातें हमें समझनी है। क्या क्या बातें थी वो? इसमें सबसे बड़ी बात थी कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज को। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बच्चा पार्टी। ठीक है, देखो हमने
लास्ट टाइम हम क्या बात कर रहे थे कि ये हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखो हम जहां बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे थॉमसन के एटम मॉडल की। तो हम लास्ट उसकी जो उसकी लिमिटेशंस थी उन पे बातें हमारी चल रही थी। उनकी लिमिटेशंस में मैं बता दूं कि एक तो स्पेक्ट्रल सीरीज को स्टडी नहीं कर पाया था, दूसरा ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल से डील नहीं कर पाया था। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज, और एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लार्ज एंगल स्कैटरिंग को। ठीक है, ये लार्ज एंगल स्कैटरिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो बच्चा पार्टी अब हम स्टार्ट करते हैं रुदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो किसके नाम है, गीगर और मार्सडन के नाम है। जो गीगर और मार्सडन के नाम है, तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। गीगर मार्सडन के नाम है, मार्सडन्स एक्सपेरिमेंट। ओरिजिनली जो परफॉर्म किया था इस एक्सपेरिमेंट को, वो गीगर और मार्सडन ने ही किया था, लेकिन हाँ इसकी जो स्टार्टिंग थी वो रुदरफोर्ड से थी। लेकिन रुदरफोर्ड इस एक्सपेरिमेंट को स्मॉल एंगल्स पे स्टडी कर रहे थे, स्मॉल एंगल्स पे स्टडी कर रहे थे वो, और गीगर और मार्सडन ने लार्ज एंगल स्कैटरिंग को स्टडी किया, लार्ज एंगल पे। ठीक है, लार्ज एंगल पे इसको स्टडी किया। ठीक है, देखो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ बात होगी आपके पास गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रुदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले अल्फा रे क्या होती है? अल्फा रे होता है, अल्फा का मतलब होता है एक्चुअली दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है अल्फा। अल्फा पार्टिकल का मतलब है ये दिस इज इक्वल टू हीलियम जिसके पास 4 यूनिट मास है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मासिव है, और 2 यूनिट चार्ज है उसके पास। ठीक है, ये है आपके पास चार्ज और ये है उसके पास मास। और अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग यहाँ पे हुई है, दैट इज अंडर द प्रोसेस, दैट प्रोसेस वाज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में एक हैवी न्यूक्लियाई अपने आप डिसइंटीग्रेट होता है, और अपने आप जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तब एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, साथ साथ में वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। यहाँ पे 3 तरह का डीके ऑब्जर्व किया गया था, एक था अल्फा, एक था बीटा और एक था गामा। अल्फा, बीटा और गामा, जिसमें बीटा जो रेडिएशंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट मानी जाती हैं, और गामा जो होती हैं वो चार्ज और मास इनके पास कुछ नहीं होता, मास ना के समान और चार्ज भी नहीं होता। इसका मतलब है गामा रेडिएशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा कि अल्फा डीके यहाँ पे होगा, और अल्फा डीके हमने किस तरह से करवाया है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स की हेल्प से हमने अल्फा डीके यहाँ पे करना होगा। ठीक है, अब देखो हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास है गीगर मार्सडन का एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली दिस एक्सपेरिमेंट इज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी आप इसको बोलते हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए इसके लिए क्या apparatus यूज किया गया और किस तरह से बातें करी गई, वो सारी की सारी बातें हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, एक लेड कैविटी लेनी है इस तरह का, जहां से आपको अल्फा पार्टिकल बाहर निकालने हैं। अल्फा पार्टिकल की पूरी एक रे बन के बाहर आएगी। ये लेड कैविटी ली है मैंने, इस तरह का।
देखो जी, ये हमारे पास है एक लेड कैविटी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और यहां से रेडिएशंस निकलेंगी बाहर। ये मान लो आप अल्फा रेज बाहर निकल रही हैं यहां से इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ अल्फा रेज, ठीक है। एंड लेट अस कंसीडर वी हैव ए स्लिट विद द हेल्प ऑफ विच, स्लिट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक स्लिट लगा दी जिसका काम है इन रेडिएशंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्स करना या फिर कन्वर्स करने की कोशिश करना, ठीक है, ये हमारे पास। और यहाँ पे हमें यूज करनी है एक बिल्कुल पतली सी गोल्ड फॉइल। ये है हमारे पास बिल्कुल पतली सी गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल, जिसकी थिकनेस जो है वो 10⁻⁻8 मीटर के बराबर है। जिसकी जो थिकनेस है वो 10⁻⁻8 मीटर के लगभग बराबर है, ठीक है ना। अब यहां से रेडिएशंस अपने पास से अल्फा रेज जो आएंगे अपने पास से डेविएट होंगी, और डेविएट होने के बाद कहां पे स्ट्राइक करती हैं, हम मान लेते हैं यहां पे हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है इस तरह से, इस तरह से यहां पे हमने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है, ठीक है। थोड़ी बड़ी स्क्रीन लेनी है मेरे को। ये देखो यहाँ पे मैंने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले रखी है भाई, ठीक है। यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक है, ये मैं इसको आधा बना नहीं सकता, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा रखी है स्क्रीन, यहां से लेकर और यहां तक हमने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है, ठीक है। और ये हमारे पास है एक गोल्ड फॉइल, हमने कहा है इसको, ठीक है। देखो किस तरह से, ये है मेरे पास थिन गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल जिसकी जो थिकनेस है वो है 10⁻⁻8 मीटर के लगभग, ठीक है। और यहां से निकल रही है अल्फा रेज। ये हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहाँ पे रखा है मैंने कोई रेडियो एक्टिव सोर्स जो अपने आप डिसइंटीग्रेट होता है, सोर्स एस। ये लेड कैविटी है मेरे पास, लेड कैविटी, ठीक है। और यहां से अल्फा रेज निकलती हैं, ठीक है, अल्फा रेज हैं ये, ठीक है। और ये कॉलिमेट करने का काम करता है, कॉलिमेटेड बीम आपको मिलती है, कॉलिमेटर इसको लिखा है हमने। ये अल्फा रेज स्ट्राइक करती हैं गोल्ड फॉइल पे, और गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पासेस स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। ज्यादातर जो अल्फा रेज हैं वो सीधी पास हो जाती है बिना डेविएशन के, मतलब आपको सीधी मिलती है यहाँ पे ऐसे बिना डेविएशन के, डेविएट नहीं होती है। मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पासेस स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। कुछ एक डेविएशन हम ऑब्जर्व करते हैं, मान लो किसी एंगल थीटा पे भी हम ऑब्जर्व करते हैं, मान लो कुछ रेडिएशंस हमें यहाँ पे भी मिल रही हैं जिनको हम किसी यहाँ पे माइक्रोस्कोप या रोटेटिंग डिटेक्टर है हमारे पास, उसकी हेल्प से हम इनको क्या कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये एंगल मान लीजिए आप थीटा जिससे डेविएट हुई, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पे क्या लिखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा रेज passes straight without deviation, straight without deviation, without deviation, most of alpha rays passes straight without deviation, ठीक है। ये हमने यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल क्यों ली है, ताकि इसके जो एटम्स इस पे इंसिडेंस हो वो एक एटम एक अल्फा पार्टिकल के साथ ही लगभग ऑन एवरेज एक अल्फा पार्टिकल के साथ ही स्ट्राइक हो, बहुत ज्यादा पार्टिकल के साथ वो ना घुले मिले, लगभग हम बात करते हैं ऑन एवरेज, ठीक है। इसलिए हमने बिल्कुल पतली से पतली फॉइल ली है 10⁻⁻8 मीटर, मतलब ना के समान उसकी थिकनेस है, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमने क्या देखा, जो अल्फा रेज आ रही थी वो गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद लगभग कोई भी डेविएशन हमने ऑब्जर्व नहीं करी, ठीक है। लगभग ऑन एवरेज अगर हम देखें तो जितनी भी रेज थी
वो बिना डेविएशन के पास हो रही थी। कुछ एक डेविएशन हमने ऑब्जर्व करी, लेकिन उसमें जो थीटा था वो काफी स्मॉल था। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे लार्ज एंगल पे उसको स्टडी करने का मेरे ख्याल से लॉजिक जो था वो गलत था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो पार्टिकल थे 98% वो तो डेविएट ही नहीं हुए थे। अब उन्होंने क्या किया, गिगर और मास्टन ने, उन्होंने कहा कि सर जी आप एंगल को लार्ज कीजिए। जब लार्ज एंगल पे उसको स्टडी किया गया तो अबाउट 1 in 8,000, अबाउट 1 in 8,000, मतलब 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में क्या था, केवल एक था ऐसा, अबाउट 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड बैक। केवल एक, 8,000 में से रिफ्लेक्टेड बैक। 8,000 में से केवल एक ऐसा था जो रिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है ना, जो रिफ्लेक्ट हुआ था। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक आई पीस लगा रखा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रोटेटेबल डिटेक्टर, रोटेटिंग डिटेक्टर, डिटेक्टर, डिटेक्टर। अब देखो जी, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, हमारी ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, ठीक है, और अबाउट 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है ना। इसमें से 8,000 पार्टिकल ऐसे थे जो रिफ्लेक्ट हुए थे। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड और स्कैटरिंग एंगल के बीच ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो दैट ग्राफ विल बी ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ हमारे सामने आ जाएगा अगर मैं डील करता हूं किस किस के बीच में, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, ठीक है, और स्कैटरिंग एंगल के बीच में अगर मैं ग्राफ स्टडी करना चाहूं तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ आएगा। ये एक्सेस मैंने ले ली है यहाँ पे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, number of alpha particles scattered, और ये है मेरे पास स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल आप ले लो, स्कैटरिंग एंगल थीटा, ठीक है। तो ग्राफ मेरा किसका रहेगा, ग्राफ रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ कुछ इस तरह का रहेगा। देखो बच्चों, हमें इस जिंक सल्फाइड वाली स्क्रीन पे पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ ज्यादातर पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे क्या होगा, साइंटिलेशन होगा। साइंटिलेशन का क्या मतलब होता है, चिंगारियां उठेंगी, ठीक है। ये आपके पास जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है जी। इस स्क्रीन का क्या फायदा होगा कि जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करते ही साइंटिलेशंस प्रोड्यूस होंगे। साइंटिलेशन का क्या मतलब होता है, चिंगारी, ठीक है, चिंगारियां निकलेंगी, ठीक है जी। तो ये देखो भाई, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्कैटरिंग एंगल के। यानी कि अगर एंगल बढ़ेगा ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, घट जाएगा जी, ठीक है, घट जाएगा। अब देखो, इसकी ऑब्जर्वेशन हमारे पास यही थी जिसको हमने कहा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, ठीक है। इट मींस दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन विद द गोल्ड एटम्स, ये बात भी सही है। और हम कहते हैं कि केवल ओनली 0.14% था, ये 0.14%, ठीक है, स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री, ठीक है ना भाई। हमने क्या कहा कि 0.14% 1 डिग्री से ज्यादा स्कैटर हुआ है, 1 डिग्री से ज्यादा स्कैटर हुआ है। और अबाउट 1 पार्टिकल इन एवरी 8,000 अल्फा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टिंग बाय मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट होने का जो नंबर था वो बहुत ही कम था। अब देखो भाई बातें, अब ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी, ऑब्जर्वेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर वो बिना डेविएशन के पास हुए हैं, भाई अल्फा पार्टिकल जो है ना, अल्फा वो है, उसके पास 2 यूनिट चार्ज भी और 4 यूनिट मास भी है। तो अगर वो बिना डेविएशन के पास हुए तो कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था और कोई मास नहीं था जो उनको रोक सके। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसी बात थी, जैसे कि ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बैठा है और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई ना कोई गैप है।
गैप है, उस गैप में से इजीली वो पास हो गए। सीधी सी बात है भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में स्पेस खाली पड़ा है, जिस स्पेस में वो इजीली निकल गए। नंबर दो बात क्या है कि यहाँ ये बात हमारे दिमाग में स्ट्राइक करी कि अबाउट 1 in 8000। अब हीलियम का न्यूक्लियस या हीलियम का जो पार्टिकल होता है वो तो बहुत हैवी पार्टिकल होता है। उस हैवी पार्टिकल को अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट किया गया है तो बहुत ज्यादा मासिव होगा। अब मास उसका कितना होगा, इससे तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये भागा भागा भी आ रहा है। तो भागा भागा आ रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो है ना, तो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा मास भी अच्छा है यार, ठीक है, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी, यानी कि कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है छोटी सी जगह में, ठीक है, और बहुत ज्यादा है वो पॉजिटिव चार्ज, और बहुत ज्यादा बड़ा मास है। तो उसको क्या कहा गया, अब वॉल्यूम कम किसकी होती है, वॉल्यूम कम होती है स्फीयर की। तो क्या कहा कि कम वॉल्यूम में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और मास है, बहुत ज्यादा मास का मतलब पूरे एटम का मास है वहां पे, ठीक है, जो एक स्मॉल स्फेरिकल सेल में कंसंट्रेट है। वो स्मॉल जो स्फीयर था जिसके अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास कंसंट्रेट था, उस स्मॉल स्फीयर का नाम क्या रखा गया, न्यूक्लियस रखा गया। उस स्मॉल स्फीयर का क्या नाम रखा गया, न्यूक्लियस रखा गया। जिसका साइज भी बाद में उन्होंने डिसाइड किया, उसका साइज का ऑर्डर था 10⁻⁻15 मीटर। इस ऑर्डर इसका ये ऑर्डर का न्यूक्लियस था, जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज था और सारा का सारा मास कंसंट्रेट था। तो यहां से रिजल्ट निकल के आया, यानी कि गीगर और मार्सडन के एक्सपेरिमेंट ने क्या डिस्कवर किया, एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। एटॉमिक न्यूक्लियस को उन्होंने डिस्कवर किया। मैं अब आपको बता दूं कि यहाँ हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हम डील करेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल हम करेंगे, उसके बाद इम्पैक्ट पैरामीटर से डील करेंगे, उसके बाद एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद रेडियस वगैरह जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो करेंगे। तो गीगर और मार्सडन के एक्सपेरिमेंट से हमें एक बात पता चली कि हर एक एटम के पास एक टीनी न्यूक्लियाई होता है, एक बिल्कुल छोटा, जिसका साइज का ऑर्डर रहता है 10⁻⁻15, जिसके अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट होता है। तो ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज गो टू द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी, ठीक है। सभी बच्चे मैसेज करेंगे मेरे को, हाँ जी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, आशिक, साहिल प्रीत सिंह क्लियर, मनजोत, मंजू, आरक्षण वालिया, इमरोज, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संदल, देखो बच्चों, ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको करवा रहा हूं, कहीं ना कहीं आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, तो आपके लिए काफी इजी रहता है इनको समझना भी उस टाइम पे, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं आगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये अपने नाम से ही पता चलता है इसका कि डिस्टेंस हमें निकालना है ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच देखो भी बच्चों, कैसे आप इस कॉन्सेप्ट के साथ डील करोगे, क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट और क्या आपसे पूछना चाहता है। देखो, आपने रुदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट ने हमें कहा कि एक न्यूक्लियस नाम की चीज होती है जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसंट्रेट होता है, ये हमने मान लिया जी न्यूक्लियस, ठीक है। एक न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती है जिसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास कंसंट्रेट होता है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसके सामने अल्फा पार्टिकल को भगा के लेके आए ऐसे, और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, इसके न्यूक्लियस के पास, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ने रिपेल किया और उसको उसने यहां तक पहुंचने दिया, उसके बाद उसने कहा कि भाग जा, ठीक है। तो वो कहां तक उसको अप्रोच कर पाया, दैट डिस्टेंस वी हैव टू मेजर एंड वी नेम्ड दैट डिस्टेंस एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमने उसका नाम रखा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये देखो बेटा, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये है आपके पास न्यूक्लियस बच्चों, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है बच्चों Ze अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट इज Q इज इक्वल टू Ne, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है, Ze के बराबर होता है।
और ये हमारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल है हीलियम का न्यूक्लियस He42, यानी कि इसके पास होता है चार्ज प्लस 2e, इसके न्यूक्लियस के पास चार्ज होता है प्लस 2e, एंड दैट डिस्टेंस आई हैव टू कंसीडर एज इक्विवेलेंट टू r, एंड r आई हैव टू कैलकुलेट बेसिकली। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आप क्या कहते हो, कहते हो कि सर इसमें जो प्लस 2e चार्ज है यहां तक जब वो पहुंच जाता है, और एक आपके पास Ze चार्ज है, आप इसको Q1 मान लो और इसको मान लो आप Q2 की तरह, तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो होगी K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और आपने मेरे को बताया कि सर जी इनकी अगर वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास ही आ जाएगा Ze इंटू 2e डिवाइड बाय R की पावर 2। अब देखो बच्चों, ये तो है इनका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्ज। अब आपने मेरे को क्या कहा, आपने मेरे को कहा कि सर जी यहां तक जब वो भागा भागा आया है ना पार्टिकल, तो इस पार्टिकल के पास थी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और यहां से इसको रिपेल कर दिया तो कुछ डिस्टेंस पे इसके पास क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपने कहा अल्फा पार्टिकल की होती है सर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, जिसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूं। और यहां इस डिस्टेंस पे आगे उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, क्योंकि जहां पे रिपल्सन का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट 100% श्योर आता ही आता है। ठीक है, अगर आप अगेंस्ट चलते हो ना तो वहां पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी होगी, Q1 इंटू Q2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या माना आपने, r। ठीक है, तो इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर लीजिए, हाफ mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k Ze स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय r। आपको क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए ना, r की वैल्यू चाहिए, तो k इंटू 2 Ze स्क्वायर, Ze स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, half mv square, that is the kinetic energy. This is the formula for distance of closest approach. This is the formula for distance of closest approach. अब देखो बच्चों, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं इस पे अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से न्यूमेरिकल बनाते हैं, इस पे बेस होके न्यूमेरिकल फाइनल आपके सीबीएसई में आया भी है, ठीक है, इस पे बेस एक न्यूमेरिकल मैं बना रहा हूं, ठीक है। किस तरह का न्यूमेरिकल है देखिए, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हमने उठाया है, ठीक है। हम गीगर और मार्सडन के एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड न्यूक्लियस ले लेते हैं, मान लो गोल्ड न्यूक्लियस ही लिया था उन्होंने, जिसका जेड होता है 79 के बराबर, ठीक है। और इसके ऊपर एक अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, और उस अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी जो है, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली, और उसकी एनर्जी हम मान लेते हैं कितना, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा का मतलब होता है जी 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। तो ये आपके पास बन गया जी 7.7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13, ठीक है, किसके बराबर, जूल के बराबर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैंने आपको एक गोल्ड न्यूक्लियस दिया है जिसका जेड होता है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने दे रखी है, ठीक है, और आपको निकालना है क्या, आर की वैल्यू। तो फिर तो बहुत इजी हो गया ये, तो आर की वैल्यू तो सीधी आ गई हमारे पास, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, अच्छा 2 इंटू जेड कितना है 79, ई का पावर 2, ई का पावर 2 मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का पावर होल स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻13। यानी कि अगर आपको रिलेशन पता है तो आप बहुत इजीली उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है भाई बच्चा। अब बढ़ते हैं आगे, अब इसी का एक कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। अब हम बात करने वाले हैं किस पे, इम्पैक्ट पैरामीटर पे। इम्पैक्ट पैरामीटर की जो वैल्यू है वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर देखो क्या चीज है। देखो बच्चों, आपने क्या कहा कि अल्फा पार्टिकल क्या करता है, इसको अप्रोच करता है ना, अप्रोच, इसके न्यूक्लियस को अप्रोच करता है। मान लीजिए ये आपके पास है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसको अप्रोच कर रहा है हमारा अल्फा पार्टिकल, हमारा अल्फा पार्टिकल ऐसे आता है, ये उसका सेंट्रल एक्सिस,
यहां तक वो पहुंच पाता है और यहाँ के बाद वो रिफ्लेक्टिंग बैक, जो न्यूक्लियस के एग्जैक्ट इसके सेंटर की तरफ अप्रोच करता है वही रिफ्लेक्ट होता है बैक, ठीक है ना, वही रिफ्लेक्ट बैक होता है। अब यहाँ जो पार्टिकल आ रहा है, ऐसे जो पार्टिकल आ रहा है, हमने इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है उससे एक पार्टिकल लिया, वो पार्टिकल कैसे डेविएट होगा, वो पार्टिकल आपका यहाँ आने के बाद कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा, कुछ इस तरह से हल्की सी बेंडिंग होगी, और बेंडिंग होने के बाद फिर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल जाएगा ऐसे आगे, ठीक है। देखो हमें रबड़ का यूज करना पड़ेगा, अरे ठीक है, तो इस तरह से वो निकल जाएगा पार्टिकल, ऐसे यहां से इस तरह से पार्टिकल आपका निकल जाएगा। तो अगर मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन देखना हो यहाँ पे वो किस एंगल से डेविएट हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इस रे को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, और मैं ये एंगल देख लूंगा कि ये एंगल कितना आया है मेरे पास। ये एंगल जो बनेगा वो मेरा बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन, थीटा। ये थीटा एंगल से डेविएट होके आपका पार्टिकल कहाँ चला गया, इधर चला गया, ये देखो इधर चला गया, ये आया था इस तरह से। तो पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल हमने कंसीडर किया है, इसका सेंट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, that distance is known as impact parameter. I am going to denote it by b, and you have to keep in mind its value. That value is b is equal to k z e square cot of theta by 2, cot of theta by 2, theta is the angle of deviation actually, and divide by क्या, एनर्जी, या आप ले सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, या आप सीधा भी बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर कॉट ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है ना, और डिवाइड बाय एनर्जी ई भी लिख सकते हैं आप। दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, व्हाइल डीलिंग विद द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब देखो रुदरफोर्ड का जो एटम मॉडल था, या आप यूं कहें कि गीगर और मार्सडन की हेल्प से जो उसने एटम मॉडल बनाया था, उसके क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे फीचर्स अब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम ऑर्बिट की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे कि वहां कितनी एनर्जी थी उसके पास, ठीक है, तो वो सारी की सारी बातें अब हम करने वाले हैं। मैं आपको ये बात स्पेशली बता दूं कि ये सारी की सारी बातें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, तो कोई भी बात ऐसी नहीं है जिससे आप अनजान हैं, ठीक है, तो इस चीज का बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है, नो डाउट, ठीक है, कि आपने पहले से पढ़ रखे हैं, उसके बेनिफिट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% श्योर है वो बात। चलो देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बात है, नेक्स्ट जो बातें अब हम पढ़ने वाले हैं वो बातें हैं हमारे पास कि कुछ एक फीचर्स जो रुदरफोर्ड के एटम मॉडल के थे, देखिए रुदरफोर्ड के एटम मॉडल के क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारे के सारे फीचर्स अब हमें पढ़ने हैं, ठीक है जी। लो जी, रुदरफोर्ड के एटम मॉडल, और जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं बेटा, देखो सिलेबस कवर होने वाला है, उसके बाद हम रिवीजन क्लासेस शुरू करेंगे, और जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, चाहे वो मॉर्निंग में लगती हैं चाहे वो इवनिंग में लगती है, मैं स्पेशली क्या वर्क कर रहा हूँ, मैं स्पेशली वर्क कर रहा हूँ एनसीईआरटी पे। तो पहला हमारा टारगेट बनेगा कि एनसीईआरटी के ए टू जेड न्यूमेरिकल्स हम कवर करें। जैसे ही हमारा एनसीईआरटी का ए टू जेड न्यूमेरिकल कवर होता है, उसके बाद हम आगे की बातें सोचेंगे कि कहां कहां जाके हमें काम करना होगा, ठीक है, और जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम काम जरूर करेंगे, ठीक है। तो मुझे सबसे पहली जो जरूरत महसूस हुई वो एनसीईआरटी पे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करने की जरूरत महसूस हुई है, ठीक है, तो जो महसूस हुई है उसको मैं कवर करके दूंगा आपको, ठीक है। देखो इसने क्या कहा, फीचर्स क्या क्या हैं हमारे पास, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर हम कहते हैं कि एवरी एटम डील्स विद ए न्यूक्लियस। हर एक एटम के पास क्या होता है, एवरी एटम हैज ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है स्मॉल, साइज होता है स्मॉल, ठीक है, ये होता है नॉन पेनिट्रेटेबल, इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, और ये होता है रिजिड भी होता है,
ठीक है, रिजिड भी होता है। नंबर एक बात इसने ये कही कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए टीनी सेंट्रल कोर called atomic nucleus in which entire positive charge and almost entire mass of atom is concentrated। यानी कि ये जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास of atom is concentrated, atom is concentrated। नंबर एक बात जो हमें पढ़ने को मिली इसके फीचर से। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात हमें क्या समझने को मिली यहां से, देखो उस पे बात पे अभी बात करते हैं। देखो वो बात क्या थी, वो बात ये थी कि साइज जो है वो न्यूक्लियस का बहुत ही स्मॉल है। साइज जो था न्यूक्लियस का, उसका ऑर्डर रहा 10⁻⁻15 मीटर के लगभग, 10⁻⁻15 के लगभग, ठीक है। और जो एटम के साइज की कंपैरिजन अगर हम करें, एटम के साइज के साथ कंपेयर करें, तो एटम के साइज के साथ कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो वो काफी स्मॉल था, क्योंकि एटम का जो साइज था, एटम का जो साइज था वो था 10⁻⁻10 मीटर के लगभग। तभी तो हम कहते थे ना कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच एक खाली गैप है, उस गैप में से अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट हुए निकल गए थे। ये आपके न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का साइज है। तीसरी बात इन्होंने जो करी वो बात क्या थी कि एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इन्होंने भी तीसरी बात यही कही कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है ना, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। अब चौथी बात क्या थी, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, प्लैनेट्स की तरह है। प्लैनेट्स कैसे, सारे के सारे प्लैनेट्स किसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों ओर। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। अब रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो कहां से मिलती है भाई। मान लो आपके पास ये एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये आपके पास है एक एटॉमिक न्यूक्लियस जो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये हमने लिया एक एटॉमिक न्यूक्लियस इस तरह से, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। मान लीजिए यहां इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए यहां इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। आपने क्या कहा कि इसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर कंसंट्रेट है, ठीक है। आपने यही कहा है कि इसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, ठीक है। ये देखो इस तरह से, इसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है और सारा का सारा मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है, मान लो इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। अब देखो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये मास है इसका m, इसका रेडियस हम मान लेते हैं किसके बराबर, इसका रेडियस यहां से लेकर यहां तक, दैट इज इक्वल टू r, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा इसको, ठीक है, ये इसका रेडियस है, मान लो रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ना इसे गोल गोल घूमने के लिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस के पास चार्ज है Ze, इसके पास चार्ज है E, तो दिस इज K Ze into E डिवाइड बाय R स्क्वायर। यानी कि centripetal force is being provided by electrostatic force of attraction between atomic nucleus and electron। यानी कि centripetal force को कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपको उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो अब यहां से आप एक चीज देखो बच्चों, यहां से अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो, आर से आर कैंसिल हो जाता है और आपके पास एक आर की वैल्यू बचती है किसके बराबर, के इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम वी स्क्वायर के बराबर बचती है आर की वैल्यू,
ठीक है ना। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है, आर की वैल्यू आ जाती है, या यहां से आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ गया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां से हाफ mv²। सो यू कैन से दिस इज के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 2r, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आर डिस्टेंस के लिए आपके पास रहेगी इसके बराबर जेड ई इंटू माइनस ई डिवाइड बाय क्या के, और क्या आपके पास आर जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर, ये माइनस लेंगे आप, चार्ज जो इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ के इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहें यहां से, तो टोटल एनर्जी आपकी बनेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 1/2 के इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर के इक्वल, दिस इज द टोटल एनर्जी, that is the sum of kinetic energy and potential energy. This is the sum of kinetic energy and potential energy. This is all about the atoms, sorry, ये किसके बारे में था, रदरफोर्ड एटम मॉडल के बारे में था, जिसको हमने आज स्टडी किया। अब इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं बच्चों। इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो यही थी कि एक तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाया था, हालांकि ऐसा भी नहीं है डील नहीं किया था इसने, इसने डील किया था, ठीक है। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो क्या क्या ड्रॉबैक थे वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्रॉबैक की, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि जब लोगों ने इससे पूछा ना कि क्या जो इलेक्ट्रॉन ये रिवोल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, रिवोल्व करने के दौरान एनर्जी रेडिएट करता है, तो उसका आंसर था कि यस वो एनर्जी रेडिएट करता है। लेकिन ये उसका आंसर गलत था, कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवोल्व करेगा और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज नहीं होता जाएगा क्या, सोचने वाली बात थी। उसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज नहीं होता जाएगा, बिल्कुल होता जाएगा। अगर उसका एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता जाएगा तो एट लास्ट सिचुएशन कैसी होगी कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करे, आंसर इज नो। तो यही था उसका ड्रॉबैक जो वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन जो रिवोल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, ये है वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवोल्व कर रहा है, ठीक है, जिसके पास मास m है, रेडियस r है उसका, और ये है न्यूक्लियस जिसके पास चार्ज है Ze। इसका ड्रॉबैक क्या था, इसका ड्रॉबैक यही था कि इसने ये बात कह दी थी कि while revolving electron will radiate energy while revolving electron will radiate energy. According to this concept, according to this, amplitude of electron decreases continuously, amplitude decrease करेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, and finally electron will fall inside the nucleus, finally electron will fall inside the nucleus, but electron can't exist inside the nucleus, inside the nucleus, वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पहली बात क्यों नहीं कर सकता, अगर हेसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखें तो वो कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये बात कहता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कहता है, मैं इक्वल ले रहता हूँ। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं पार्टिकल की,
और वो जो पार्टिकल की एनर्जी हमारे पास आती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से डेल्टा p का स्क्वायर कर लेते हैं, डेल्टा p का स्क्वायर बाई 2m। आपको पता है न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15। तो डेल्टा x आपके पास आ गया 10⁻⁻15 मीटर। आप निकाल लो यहाँ से डेल्टा p, और डेल्टा p का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज नियरली इक्वल टू 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग इक्वल आएगी। ठीक है, और अगर वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितनी होनी चाहिए, लगभग 98 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। अब बताओ 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके क्या वो 98 वाली जगह पे बैठ सकता है, इम्पॉसिबल। यानी कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, और ये कह रहा है कि जी ये तो इसका तो एनर्जी रेडिएट करेगा तो फाइनली इट शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इस बात पे कॉन्ट्राडिक्शन हुई थी, सबसे बड़ी बात यही थी जिस पे कॉन्ट्राडिक्शन हुई। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात यही थी जिस पे कॉन्ट्राडिक्शन हुई, और इसी बात ने एक नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था। वो कॉन्सेप्ट था क्या, नील बोहर्स एटम मॉडल, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे लगातार जुड़े रहिए। कल मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा, एक दिन में इसके न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारे पास 1 डे का ही होगा। ठीक है, तो बच्चों सभी बच्चे साथ साथ प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, बहुत इजी है ये। ठीक है, यूनिट तो आप प्रिपेयर कर लीजिए साथ साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैं हाँ जी अटेंडेंस लगा देता हूँ बेटा सभी की, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ मैं। आकर्षण वालिया, आश्रय प्रेजेंट सर। गुरलीन बाजवा, गुरलीन बाजवा, गुरलीन है, गुरलीन है यहाँ पे, गुरलीन बाजवा। यस सर। अच्छा अच्छा, यस ठीक है, सर। ठीक है बेटा, ठीक है। मनीषा, मनीषा, यस सर प्रेजेंट। ठीक है बेटा, ठीक है। मनजोत कौर, यस सर। मंजू चौधरी, प्रेजेंट सर। साहिल प्रीत सिंह, यस सर। और सार्थक महाजन। सार्थक महाजन, सार्थक, संदल प्रीत, संदल प्रेजेंट सर। चलो ठीक है बेटा, धन्यवाद बच्चों, ठीक है।